नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो है जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से विवेक रंजन श्रीवास्तव जी, जो कि एक नमस्कार। वरिष्ठ व्यंगकार एवं हिंदी और अंग्रेजी के स्वतंत्र लेखक हैं। विवेक जी जो हैं मंडला के एक साहित्यिक परिवार में जन्मे हैं। इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद विद्युत मंडल में शासकीय सेवा की है। जबलपुर मुख्यालय में मुख्य अभियंता के रूप में जो है सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो लेखन किया है, स्वतंत्र लेखन जो किया है, इसमें इनकी किताबें भी आई हैं, जिसमें इन्होंने बहुत ही अलग हटके टॉपिक पर जो है हटके जो विषय हैं उन पर लिखा है। जैसे कि बिजली का बदलता परिदृश्य, जल, जंगल और जीवन। इसके साथ साथ इनकी जो किताबें हैं, व्यंग पर इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, जिनमें से प्रमुख है राम भरोसे, कान ले गया, मेरे प्रिय व्यंग, धन्नो बसंती और वसंत, बकवास काम की, जय हो भ्रष्टाचार की, समस्या का पंजीकरण, खटर पटर और भी बहुत सारी जो इनकी लेखनी है, जो कि प्रिंट और किंडल पर जो है आती ही रहती है, उपलब्ध है। 2005 से ये जो है ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने मिली भगत और लॉकडाउन के नाम से संयुक्त वैश्विक व्यंग संग्रहों का संपादन किया है। व्यंग के नवल आलोक, पौराणिक व्यंग का एटीएम, बता दूं क्या अब तक 75, 21वीं सदी के 131 श्रेष्ठ व्यंग्यकार, 251 श्रेष्ठ व्यंग्यकार, निभा आदि अनेक जो संग्रह हैं इनमें ये शामिल हुए हैं। इसके साथ ही इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। हिंदोस्तां हमारा, जादू शिक्षा का नाटक संग्रह, और ये जो है बहुत ज़्यादा जो इनके नाटक हैं वो बहुत चर्चित भी रहे हैं। इसके साथ साथ इन्हें मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है वो भी मिला है, और आलोचना पर भी ये बहुत सारी किताबें लिखते हैं। इसके साथ साथ एक समीक्षक भी रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि अभी इनके परिचय में ना बताकर धीरे धीरे इनसे बातों में निकलवाएंगे। तो सबसे पहले विवेक जी, आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच बहुत पर। धन्यवाद गरिमा जी। अब बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। फरीदाबाद से आप जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। जी और एक साहित्यिक परिचय इसी को कहते हैं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि साहित्य का जो सूत्र है जी वो सदाशयता का सूत्र है, और वो सहजता से लोगों को जोड़ लेता है। तो आपने बहुत सारा परिचय बताया। मेरा मतलब विभिन्न विधाओं पे काम करता रहा हूँ। बिल्कुल। बेसिकली 1994 में जब तार सप्तक अर्धशती समारोह हुआ था, तो मेरी कविता की पहली किताब आई थी आक्रोश। तो इसमें नई कविताएं हैं। आक्रोश। जी फिर उसके बाद लेकिन मेरा व्यंग मूलतः विधा रही है, तो व्यंग में मैं बराबर कलम चलाता रहा। और जब छात्र था तब से व्यंग लिखता रहा, अखबारों के साप्ताहिक पन्नों पर छपता रहा वो। जी और संस्मरण, अभी मैं अमेरिका गया था तो मैंने एक संस्मरण की किताब मेरी आई, काशी काबा दोनों पूरब में है जहां से, क्योंकि अमेरिका से पूर्व की ओर भारत भी है और मक्का भी है। क्योंकि जी अभी तो यहाँ भारत से तो मक्का पश्चिम में पड़ता है, जी लेकिन वहां से अमेरिका से वो भी पूर्व की ओर पड़ता है। जी तो जो मक्का क्लॉक होती है, वो मक्का इंडिकेटर, वो अमेरिका में पूर्व की ओर इंडिकेट करता है। जी तो नियमित रूप से मैं ई अभिव्यक्ति, एक हमारा वेब पोर्टल है, और उसमें मैं हिंदी का संपादक हूँ। जी और नियमित रूप से किताबों की समीक्षाएं करता हूँ। जी तो इनकी किताब आई थी मेरी बात किताबों की, बातें किताबों की। तो इसमें बहुत सारी समीक्षाएं संकलित हैं। जी तो इस तरह से कुछ कुछ आपने काफी सारा विस्तार से परिचय दे ही दिया है। जी तो एक अभी और बातें होंगी तो और भी बातें समझ आएंगी।
मैं मतलब हमारे आपके माध्यम से हमारे यूट्यूब के और जो सोशल मीडिया के हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साहित्य प्रेमी हैं, उनसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जी, बिल्कुल। और हम भी उतने खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज हम जो हैं आपसे जुड़ पाए। आपने अपना कीमती समय जो है वो हमारे मंच को दिया। तो इसके साथ ही अब सबसे पहले हम जो अपना प्रश्न आपसे पूछेंगे वो यही है कि ये जो लेखन है, ये जो साहित्य है, इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई? देखिए गरिमा जी, बड़ा आपने एक अच्छा सवाल किया है, और आप स्वयं एक शिक्षाविद हैं और प्राचार्य हैं, तो शैक्षिक संस्थान में और जहाँ से आप शिक्षक बनाती हैं, तो मेरा भी जो हमारे परिवार का बैकग्राउंड रहा है, मेरी माँ हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य रही, जी, और मेरे पिताजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर थे, और फिर ज्वाइंट डायरेक्टर होकर वहां से रिटायर हुए। जी, तो मम्मी की बहुत सी किताबें रहीं, और पिताजी की तो 40 से ज्यादा किताबें हैं। तो एक हमें मुझे ही नहीं, मेरे बहनों को भी और मुझे एक साहित्यिक संस्कार हमारे बचपन से मिले। तो आजीविका के लिए जैसा कि होता है हिंदुस्तान में, मैं चूंकि टैलेंटेड था तो इंजीनियरिंग में चला गया, लेकिन मन कहीं ना कहीं साहित्यिक अभिरुचि से जुड़ा रहा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम जो सांस्कृतिक समिति होती थी, जो आयोजन होते थे, उसमें सहभागिता करता था। जो कॉलेज की पत्रिका थी, उसका मैं संपादक बनाया गया। तो इस तरह से एक साहित्यिक रुझान लगातार युवा समय से ही रहा, और उसी का परिणाम है कि अब व्यंग्य के क्षेत्र में थोड़ा बहुत कुछ कर सका हूँ। साहित्य समाचार पत्रों के जो संपादकीय पन्ने हैं, उन पर मेरे व्यंग देशव्यापी रूप से छपते रहते हैं। जी। जी। बहुत अच्छी बात है। तो अगला प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पहली रचना है, पहली कविता आपने वो कब लिखी? पहली कविता, पहला व्यंग तो मेरे को याद है जो छपा, वो नवभारत एक अखबार मध्य प्रदेश में बड़ा पॉपुलर था, तो जी, 1981 में उसमें रविवारी अंक में वो छपा था, जी, सफर भोपाल में बसों से। उसकी कटिंग अभी भी मेरे पास है। पहली कविता शायद आप कह सकती हैं कि और बहुत छोटे में लिखी है, लेकिन जो कविता संग्रह मेरा किताब के रूप में पहला प्रकाशित पहली किताब है, वो मैंने बताया कि आक्रोश नाम से पहला कविता संग्रह आया। जी, मुझे लगता है कि स्कूल डेज में ही पहली कविता कोई लिखी होगी। वो अभी तो उसका कोई स्मरण नहीं कि पहली कविता कौन सी थी, लेकिन हाँ, कविताओं में देखिए, कोई भी जो मेरा एक मानना है कि जो भी साहित्यिक अभिरुचि का व्यक्ति होता है, उसको अभिव्यक्ति की छटपटाहट होती है, जी, और ऐसे में कविता एक ऐसा माध्यम है, ऐसी विधा है, जो कम से कम शब्दों में बहुत ज्यादा अभिव्यंजना देती है। क्योंकि जैसा हम लोग देखते भी हैं कि जब हम छात्र थे तो भावार्थ लिखते थे ना, काव्यांश का भावार्थ। बिल्कुल। तो भावार्थ में बहुत सा अनकहा भी बिटवीन द लाइंस रीड किया जाता है, जी, बिल्कुल। और वो जो कविता की शैली है, जो विशेषता है, वो हमें कवि बनाती है। जी, आप कहें तो मैं एक बिल्कुल आक्रोश स्वागत संग्रह से एक स्वागत पहली पहली छोटी सी कविता सुनाता हूँ, तो स्वागत है। उससे आपको एक वानगी का आइडिया मिलेगा। ये जी, नई कविता है, शीर्षक है निर्वस्त्र। जी, दुनिया में जब वह आया था निर्वस्त्र था, दुनिया में जब वह आया था निर्वस्त्र था, और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे, और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे दुनिया में। यह अलग बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफेद तौलिए में लपेट दिया गया। यह अलग बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफेद तौलिए में लपेट दिया गया, और वह सारा बचपन नंगा ही घूमता रहा, और वह सारा बचपन नंगा ही घूमता रहा। जब कभी तुम्हारा उससे सामना हुआ, छी गंदा लड़का, छी गंदा लड़का कहकर तुम्हें उसका परिचय दिया गया। आज जब उसके मेहनत कश हाथों ने
आज जब उसके मेहनत कश हाथों ने श्रम से सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी, तब तुमने कृपा पूर्वक अपना फटा पुराना पैंट देकर उसे कपड़ों में भी एक बार फिर कर दिया है निर्वस्त्र। तो अब देखिए इस कविता को जो भाव है वो मुझे लगता है कि आपको मैं बिल्कुल संप्रेषित कर पाया हमारे पाठकों तक, श्रोताओं तक। बिल्कुल बिल्कुल कविताएं, मुझे लगता है जो लोग बहुत भावुक होते हैं, जो लोग संवेदनशील होते हैं, जी हाँ। ही कविताएं लिख सकते हैं। दूसरों जी के दर्द को, दूसरों की पीड़ा को महसूस कर पाना और उसको उन्हीं शब्दों में लिख पाना। और गरिमा जी, इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि हर कवि का मन एक कैमरा होता है, बिल्कुल। और जो दृश्य हम लोग देखकर भी नहीं देख पाते, जी जो सामान्य आदमी सड़क के किनारे से गुजर जाता है, वो जी उस दृश्य को देखता तो जरूर है मगर वो उसके अभिव्यक्त नहीं कर पाता। लेकिन कविता जो कवि होता है, जब वो उस दृश्य को देखता है तो वो अपने मन के कैमरे में उस दृश्य को, अब तो आजकल तो तुरंत मोबाइल से तुरंत फोटो आ जाती है, लेकिन मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब रील धो करके और फिर फोटो डेवलप की जाती थी। तो वो कवि के मन में वो रील चलती है, वो डेवलप होती है शब्दों में, और फिर इस तरह से कविता बनती है। और जब पाठक वो कविता पढ़ता है तो जो दृश्य कवि ने देखा था वो दृश्य उतने पाठकों के मन के पटल पर पुनः अंकित हो जाते हैं। तो इसे कविता कहते हैं। अब तो फिर भी कविता की पहुंच कहीं ना कहीं देखा जाए, आज मुझे कुछ अच्छा लगा, मैंने लिखा, और शायद रात तक वो कितने लोगों तक पहुंच भी जाएगी। जी हाँ। आप, मुझे लगता है एक समय था वो, तब जब आपने लिखी है, ना जाने कितने सालों तक वो जो कविता है वो किताबों में रहेगी, ना जाने कितने लोगों तक वो पहुंच पाएगी। और जिन लोगों ये तक अब, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सोशल मीडिया का कमाल है, जी कि जो संप्रेषणीयता है वो असंपादित जरूर है मगर क्विक है। आपने लिखा इधर, आपने फेसबुक पर डाला और उस पर लाइक भी आ जाते हैं, कमेंट्स भी आ जाते हैं। बिल्कुल और एक वो समय था जब हम लोग ने लिखना शुरू किया था, तो हम लिखते थे हाथ से, उसकी प्रतियां बनाते थे, फिर उसको एक कोरा लिफाफा अपना एड्रेस लिखा हुआ रखते थे कि अगर संपादक को पसंद नहीं आई तो वो रचना वापस हमारे पास आ रही थी डाक से। जी तो वो एक उसका एक अलग आनंद था, मैंने लंबा इंतजार होता था, रचना की स्वीकृति की सूचना आती थी, और बिल्कुल तब बिल्कुल रचनाओं पे पारिश्रमिक भी मिलता था गरिमा जी। जी मुझे याद है कि मुझे पहली एक जो रचना थी उसका पारिश्रमिक शायद 20 रुपए उस जमाने में मनी ऑर्डर से आए थे। तो वो 20 रुपए मेरे लिए इतने कीमती हैं कि नौकरी में तमाम तनख्वाह पे अपन लोग बहुत पर्याप्त पैसे मिले ईश्वर की कृपा से, लेकिन जो सारस्वत कमाई है वो उसका एक अलग आनंद होता है। यद्यपि अब बहुत सिनेरियो बदल गया समाज का, साहित्य का, क्योंकि पाठकों की संख्या शायद घटी, उस वजह से पत्र पत्रिकाओं ने जो मानदेय दिया जाता था उसकी परंपरा ही खत्म हो गई है। अब बिल्कुल तो शायद लेखक छप करके स्वयं को ओबलाइज महसूस करता है, जबकि हमने वो समय देखा है कि मुझसे भी जो दीपावली के अवसर पर विशेषांक छपते थे अखबारों के, किताब के रूप में, जागरण के, युग धर्म का, नवभारत का, तो मेरे पास पत्र आते थे संपादक के कि कृपया विवेक जी अपनी कुछ रचनाएं भेजिए, कुछ व्यंग भेजिए। तो इस तरह से मेरा एक व्यंग है उल्लू कहीं के, क्योंकि वो दीपावली के परिप्रेक्ष्य में उल्लू कहीं के, तो वो उसमें छपा था जी दीपावली विशेषांक में। जी। बहुत अच्छी बात है। उस समय जो है, आजकल जो चीजें हैं वो बदल रही हैं, जी और हाँ। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो लेखक पैसे देकर छपवाना एक जो है लोगों की मजबूरी बन गई है, लेखकों जी की। हाँ। जी हाँ। जी उस समय इतनी पत्रिकाएं और इतना सब कुछ अवेलेबल नहीं था, इतनी उपलब्धता नहीं थी इन चीजों की, और अभी सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऐसे लोगों के लिए। जी हाँ। तो अगला जो प्रश्न है वो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपको परिवार में तो आपको साहित्यिक माहौल मिला, जी हाँ। इसके अलावा भी शादी भी हुई, जॉब भी करी, तो उस सब में जो है परिवार का सहयोग कैसा रहा आपके लेखन में भी?
और जी हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि शायद मेरा मानना है कि मन माफिक लेखन वही कर सकता है जो घर परिवार की चिंताओं से थोड़ा सा मुक्त हो। बिल्कुल। तो इस मामले में, क्योंकि जब मन कहीं अगर पारिवारिक समस्याओं में उलझा रहेगा, या घर परिवार में पत्नी से बनती ना हो, शांति ना हो, तो आदमी को क्रिएटिविटी नहीं हो पाती है। तो इस मामले में मैं बड़ा लकी हूँ कि मेरी जो वाइफ है वो भी एक स्वतंत्र लेखिका है। जी। और जी हाँ, और कल्पना श्रीवास्तव के नाम से वो गृह लक्ष्मी, गृह शोभा इत्यादि में उसके आर्टिकल्स छपते हैं। उसके पिताजी भी, यानी जो मेरे ससुर साहब थे, उन्होंने देवयानी नामक एक जो महाकाव्य है वो लिखा, तो वो भी पुरस्कृत महाकाव्य है। तो हमारा मतलब ससुराल पक्ष भी थोड़ा सा साहित्यिक सांस्कृतिक वाला है। मुझे लगता है मुझे पूरे परिवार का एक साथ इकट्ठा एक इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो वो संस्कार मेरे बच्चों में भी आए हैं। तो जी। मेरी जो बिटिया अभी लंदन में है, उसकी भी डायमंड पब्लिकेशन से किताब आई, सकारात्मक सपने, वो भी लिखती है। जो बड़ी बेटी दुबई में है, तो उसने दार्शनिक क्रांतिकारी नाम से एक लघु उपन्यास लिखा, भगत सिंह पर केंद्रित उपन्यास है वो। तो वो भी लिखती है। तो इस तरह से पूरा परिवार जो है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हम बात लोग है। कलम की और सरस्वती के पूजक हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और सच में मैं तो एकदम धन्य हो गई हूँ। बच्चे अपनी अपनी जगह वो है, तो कोई किसी की हम लोग को चिंता नहीं है। हम बराबर जब एक मेरा नियमित, मेरी सराहने पे जब तक दो चार छह किताबें ना हो तो नींद नहीं आती। पढ़ते हुए कुछ सो जाना। और फिर जिस हफ्ते में जो किताब पढ़ता हूँ उसके कंटेंट पर लिखता हूँ कि मैंने उस किताब में है क्या। तो उसको मैंने नाम दिया है पुस्तक समीक्षा की जगह पुस्तक चर्चा। क्योंकि जो अगर हमने लिखा, तो वो अगर कहीं पत्र पत्रिका में किसी पाठक ने पढ़ा कि इस किताब में यह है, तो फिर वो किताब बुलवा करके और किताब पढ़ सकता है। लेकिन अगर वास्तविक जो आलोचना या जिसको समीक्षा कहा जाए साहित्यिक मापदंडों पर, वो जब जब मैंने की, तो मैंने देखा कि मैंने अपने उन लेखक मित्रों को अपना दुश्मन बना लिया। क्योंकि किसी को आज आलोचना पसंद नहीं। सब बिल्कुल। कोई अपनी चाटुकारिता या कुछ इस तरह का माहौल समाज का बना है। और इसमें साहित्य भर नहीं, ये हर समाज के हर पक्ष में हम देख रहे हैं कि आदमी वाहवाही का, ये तो एक नैसर्गिक गुण है इंसान का कि वाहवाही अच्छी लगती है। लेकिन एनीवे, तो ये बताया मैंने आपको, जैसा आपका सवाल था। तो बहुत अच्छे आप तैयारी करके सवाल लेके आई है मेरे लिए। बिल्कुल, हम भी इच्छुक हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इच्छुक हैं नहीं, ये जानने बड़ा के अच्छा लिए। आप कर रही हैं गरिमा जी कि हर रविवार को आप किसी साहित्यकार से हम सबको मिलवा रही हैं। तो ये एक स्थायी निधि होगी साहित्य की दृष्टि से, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सब जो संदर्भ है, यूट्यूब के संदर्भ, ये कहाँ कब कौन इसको देखेगा, सुनेगा, और उस पर क्या रिसर्च वर्क होगा। ये एक दीर्घजीवी कार्य आप कर रही हैं, हमेशा रहेगा ये। धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आपका। अ, अब जो है आपकी एक कविता सुनना चाहेंगे हम, कोई भी जरूर। आपको पसंद हो। मैं आपको, अगर आप कहें तो मैं लंबी कविता सुनाऊं। स्वागत है, स्वागत है। तो पहले आपका मैं समय है, टेक योर टाइम। तो देखिए, एक पहले तो मैं एक दो क्षणिकाएं सुनाता हूँ, फिर एक लंबी कविता सुनाऊंगा। जी, और सभी तरह की वानगी दूंगा। एक नई कविता शुरू बात से अपन बात शुरू करते हैं। जी। रचना का शीर्षक है शीर्षक। शीर्षक: एक कविता, एक नज्म, एक गीत, एक गजल हो तुम तरन्नुम में। एक कविता, एक नज्म, एक गीत, एक गजल हो तुम तरन्नुम में। और मैं महज कुछ शब्द बेतरतीब से, और मैं महज कुछ शब्द बेतरतीब से, जिन्हें नियति ने बना दिया है तुम्हारा शीर्षक। बहुत जिन्हें जब विवाह होता है तो नियति, आजकल तो खैर लोग युवा हमारे बड़े स्वच्छंद हैं और वो स्वयं चयन कर रहे हैं अपने पार्टनर्स को। लेकिन हम लोगों के समय जब शादियां होती थी, ये मैंने अपनी पत्नी को समर्पित की थी कि नियति ने मुझे तुम्हारा शीर्षक बना दिया है। लेकिन तुम जितनी एक नींव में बंधी हुई सधी और सुंदर हो, वो
उस तरह का। तो एक इसी तरह एक छोटी सी क्षणिका और है कि कैसे निकलता है चूजा अंडे को फोड़कर, कैसे निकलता है चूजा अंडे को फोड़कर, और कैसे समा जाता है इतना बड़ा वटवृक्ष एक नन्हे से बीज में। कैसे निकलता है चूजा अंडे को फोड़कर और कैसे समा जाता है वटवृक्ष एक नन्हे से जीव में, बीज में। जानना चाहता हूं मैं, ये जानना चाहता हूं मैं, ये जिज्ञासा, जिज्ञासा है। बहुत तो खूबसूरत। एक एक कविता सुनाता हूं आपको। स्वागत है। शीर्षक है मुखौटे। बचपन में मेरे खिलौनों में शामिल थी एक रूसी गुड़िया। बचपन में मेरे खिलौनों में शामिल थी एक रूसी गुड़िया, जिसके भीतर से निकल आती थी एक के अंदर एक समाई हुई बिल्कुल हमशक्ल एक और गुड़िया, बस थोड़ी सी छोटी आकार में। अगर आपको मालूम हो हमारे पाठकों को, तो रूस में पहले टॉयज, मेरे बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो रूस से टॉयज आते थे। तो उनमें ये तरह की खासियत थी कि वो हमक्ल हम शक्ल गुड़िया एक के अंदर एक समाई हुई आती थी। तो उसको मैंने प्रतीक बना करके लिखा है कि बचपन में मेरे खिलौनों में शामिल थी एक रूसी गुड़िया, जिसके भीतर से निकल आती थी एक के अंदर एक समाई हुई बिल्कुल हमशक्ल एक और गुड़िया, बस थोड़ी सी छोटी आकार में। सातवीं सबसे छोटी गुड़िया भी बिल्कुल हमशक्ल ही थी पहली सबसे बड़ी गुड़िया की। बचपन में माँ को और अब पत्नी को जब भी देखता हूँ प्याज छीलते हुए या पत्ता गोभी काटते हुए, बरबस ही मुझे अपनी उस गुड़िया की याद आ जाती है। प्याज और पत्ता गोभी में आप बेहतर समझ सकती हैं कि उसी हम शक्ल अंदर परत दर परत होती है। बिल्कुल हम शक्ल एक और परत, बस कुछ थोड़ी सी छोटी आकार में, जैसे ऊपरी परत मुखौटा हो भीतरी परत का। मेरे बगीचे में अक्सर दिखता है एक गिरगिटान। मेरे बगीचे में अक्सर दिखता है एक गिरगिटान, हर बार एक अलग पौधे पर, और कभी मिट्टी पर तो कभी सूखी पत्तियों के ढेर पर, बिल्कुल उस रंग का चेहरा लिए हुए जहां वह होता है। गिरगिटान की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने चेहरे का रंग बदल लेता है। जब मिट्टी पे होता है तो उसका चेहरा धूसर हो जाता है और वो कैमोफ्लेज जानता है। जैसे लगा रखा हो उसने अपने ही चेहरे का मुखौटा एक अलग रंग का। मेरा बेटा लगा लेता है कभी कभी रबर का मास्क कोई, और कभी डराता है हमें या कभी हंसाता है जोकर का मुखौटा लगाकर। मैं जब भी शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखता हूँ, मैं जब भी शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखता हूँ और सोचता हूँ अपने ही बारे में, और सोचता हूँ अपने ही बारे में, तो मुझे दिखता है अपना ही चेहरा अपनी ही नजरों में, बिना कोई रंग लगाए, बिना किसी मास्क के, या बिना कोई आकार बदले, अनगणित आकारों में, हर आकार अवसर के मुताबिक रंग बदलते हुए कितने मुखौटे लगा रखे हैं मैंने। तो ये कविता का उत्स है कि मुखौटा शीर्षक से रचना है। तो हम सब जीवन में हमारा जो व्यवहार होता है वो अनेक बार अवसर के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। तो और मुझे लगता है हम अगर इंसान मुखौटे ना लगाए तो जीवन जो है शायद उतना सरल नहीं होगा, और कभी-कभी ये समय की मांग भी होती है कि जी हाँ, इंसान को मुखौटा जो है वो लगाकर रखना पड़ेगा। अगर हम बिल्कुल। मुखौटे ना लगाएं और रियलिटी के साथ, वास्तविकता के साथ ही रहें, तो शायद बहुत से लोगों को हम व्यवहारिक नाराज कर व्यवहारिक देंगे। व्यवहारिकता के लिए आवश्यक है कि हम मुखौटे बिल्कुल, बिल्कुल, लगाएं। मुखौटा बहुत ज़रूरी है। जी। तो इसके साथ ही अब मैं आगे पूछना चाहूँगी कि लेखन के साथ-साथ आप और क्या करना पसंद करते हैं? देखिए गरिमा जी, मैं मूलतः शिक्षा से इंजीनियर हूँ, जी, और सिविल इंजीनियर होने के नाते मैंने काफी इंजीनियरिंग में बड़े एक अलग आकाश है, वहां पर बहुत सारा काम करने को जगह है। मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स भोपाल का जो स्टेट चैप्टर है
उसमें मैं डायरेक्टर हूँ। और इस तरह से हम लोग इंजीनियरिंग के वो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के विषय में बता दूं, ये 100 साल पुरानी संस्था है। और इसमें इसके माध्यम से इसमें सभी विभागों से प्राइवेट कोई भी इंजीनियर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का सदस्य बन सकता है। तो उसमें हम लोग तरह तरह के सेमिनार करते हैं और विभिन्न कॉलेजों में जाकर के भी युवा बच्चों को, युवा इंजीनियर्स को प्रेरित करते हैं। क्योंकि आज का जो जमाना है, हम लोग के समय तो एक डिग्री के माध्यम से नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, जब तक योग्यता नहीं होगी, योग्यता का विकास अति आवश्यक है, तब तक आप आजीविका कमाना भी आपके लिए, युवाओं के लिए मुश्किल होता है। तो स्टार्टअप्स हैं, तो अभी हमने रिसेंटली एक सेमिनार किया था जिसमें हमने स्टार्टअप्स पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जा करके लोगों को एक प्राथमिक जानकारी दी, जिसमें कि अब हम लोग सेवानिवृत्त हैं, तो हम लोग की योग्यता का जो हमारे अनुभव है उसका लाभ नए पीढ़ी तक हम ट्रांसफर कर सके, ये उद्देश्य होता है। तो एक तो वो करता हूँ। पर्यटन मेरा शौक है, तो चूंकि बच्चे सब बाहर हैं, तो मैं कहीं ना कहीं जब भी अवसर मिलता है तो पर्यटन पे जाता हूँ, तो फिर संस्मरण लिखता हूँ। जैसा मैंने बताया कि अमेरिका के संस्मरण मेरे किताब के रूप में भी आए, काशी काबा दोनों पूरब में हैं जहाँ से। तो और वैसे भी फ्रीलांस राइटर के रूप में भी विभिन्न स्थलों के विषय में जानकारियां और विवरण लेख के रूप में लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप जैसा आप अपने परिचय में जो है आप भी बताते हैं, आप व्यंग पर ज़्यादा लिखते हैं। जी हाँ। तो इसके अलावा आपकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः और किन विषयों पर आधारित होती हैं? वैज्ञानिक विषयों को हिंदी में लिखने का काम मैंने 2005 से शुरू किया था, क्योंकि विज्ञान प्रगति, आविष्कार, ऐसी कुछ पत्रिकाएं थी जिनके माध्यम से मैं, क्या होता है कि जो जैसे बोला जाता है ना कि किसान के विषय में बात हो रही है और किसान के को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम से हो रही है, कहीं बंद कमरे में हो रही है। तो इसी तरह से विज्ञान की जो बातें हैं, इंजीनियरिंग की जो बातें हैं, वो अंग्रेजी में होती थी, तो आम आदमी की तक नहीं पहुंच पाती थी। तो मैंने जब भी कोई बड़ी घटनाएं हुई, जैसे अभी रिसेंटली हम चंद्रमा तक हमारा चंद्रयान पहुंचा, या मुझे याद है कि मेरा पहला लेख छपा था जब आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था, तो वो विज्ञान प्रगति में छपा था। तो फिर उसके बाद से 2005 से हिंदी में ब्लॉगिंग शुरू हुई। तो 2005 में, बल्कि थोड़ा पहले हुई 2003 में, लेकिन मेरा पहला ब्लॉग 2005 में बना। तो उसके बाद से फिर हिंदी में, अच्छा ब्लॉग में भी यही सुविधा थी कि तब तक जो ये समस्याएं थी कि हम संपादक जी को पत्र लिख करके भेज रहे हैं, फिर रचना छप रही है, फिर 1-2 महीने बाद वो पत्रिका की प्रति मिल रही है, जबकि ब्लॉग में ये सुविधा होती है कि जो अब फेसबुक में ट्रांसफर हो गई। उस जमाने में आर्कुट, एक जैसे आज फेसबुक है, ऐसे आर्कुट होता था। तो आर्कुट पे मेरा शुरू में हमने काफी रचनाएं लिखी और वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में लिखते थे। तो ये जो एक किताब मेरी है, बिजली का बदलता परिदृश्य, वो भी इसी तरह से आई कि मैं चूंकि विद्युत विभाग में बाद में सेवानिवृत्त हुआ मुख्य अभियंता बनकर, लेकिन छोटे पदों से सहायक अभियंता के रूप में मैंने नौकरी शुरू की थी। तो मैंने बहुत पास से बिजली को समझा। हमने वो समय भी देखा है कि आपको याद होगा कि प्रोडक्शन बिजली का बहुत कम था और बिजली कटौती बहुत होती थी। तो वो सारे परिवर्तन से पार करते हुए आज विकास का ये मादा है कि हम लोग सरप्लस बिजली की ओर है। तो ये सारी प्रक्रिया में मैं हिस्सेदारी भी रही है हमारी इंजीनियर के रूप में। तो इन सब का मैंने हिंदी में लेख के रूप में बहुत सारा लिखा। फिर मैंने देखा कि जब ऑन डिमांड जिसको कहते हैं कि स्कूलों में मेरे परिचित जैसे अब आप हैं, कोई ने डिमांड किया, एक लखनऊ डीपीएस की मैडम है, उन्होंने डिमांड किया कि वो कोई बच्चों के लिए नाटिका चाहती थी। तो फिर मैंने एक नाटक लिखा जादू शिक्षा का। फिर बाद में वो इतना पॉपुलर हुआ वो नाटक, क्योंकि शिक्षा का जो जादू है वही आपको, यानी वही वो की है, वही वो कुंजी है जिससे हर ताले
खुल सकते हैं। वो के लिए आप तो खुद ही शिक्षा विभाग में हैं, तो आप समझ सकती हैं कि यदि शिक्षित है आदमी, सुशिक्षित है, स्त्रियों पर इतने अत्याचार होते हैं, लेकिन उसका जो हल है वो यही है कि हमारी जो स्त्रियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो सुशिक्षित हो। तो जो शिक्षा की चाबी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो तब मैंने फिर नाटक लिखे, नुक्कड़ नाटक लिखे, आकाशवाणी में रूपक लिखे। तो इस तरह से आकाशवाणी और दूरदर्शन में मैं नियमित प्रसारण मेरे होते रहे हैं। जी। जी। तो अभी जैसे कि आपने जो है मुख्य विषयों पर भी जो है वैज्ञानिक विषयों पर भी बहुत लिखा है। तो अगला प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपने व्यंग को ही अपना जो मुख्य विषय है वो क्यों चुना? देखिए गरिमा जी, आपका सवाल वाजिब है कि देखिए हर एक की एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि जैसे कोई अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए कविता को माध्यम बनाता है, जी। कोई नई कविता को बनाता है, कोई लेख के रूप में, जैसे वेद प्रकाश वैदिक जी थे तो वो हर चीज पे लेख लिखते थे। जी। कोई, लेकिन मुझे क्या लगता है कि हम लोग सरकारी नौकरी में थे, सीधे हम किसी को कई बार नहीं कह सकते थे, जी। कोई उसकी गलती देखते हुए भी। तो जब अपच होता है ना तो डकार आती है, तो वो डकार व्यंग है, क्योंकि जब मुझे कुछ समाज में दिखता है कि ये गलत हो रहा है, अब उसको सीधे अगर बोलेंगे तो वो हाथापाई पे उतारू हो जाएगा। जी तो बिल्कुल। इशारों इशारों में जो प्रहार करने की क्षमता व्यंग विधा में है, बिल्कुल। वो अन्य विधाओं में मुझे नहीं मिलती। तो इस तरह से मैं व्यंग लिखता रहा, और बहुत सारे व्यंग देखिए, आप देखिए कौवा कान ले गया मेरी एक किताब थी। आज अफवाहें आज भी आप देख रही हैं, कौवा कान ले गया, लोग कान टेस्ट करे बगैर अफवाह के पीछे दौड़ जाते हैं और दंगा हो जाता है। इसी तरह से जो हमारा लोकतंत्र है वो सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। जो हमारा राम भरोसे मेरा इस किताब का पात्र है, वो अंत्योदय वाला आदमी है, आखिरी आदमी है, उसका बस काम है 5 साल में एक बार वोट दे देना, और फिर उसका शोषण होता रहता है, वो राम भरोसे जिंदा रहता है। तो ये एक राम भरोसे मेरी थी। फिर चूंकि मैं इंजीनियर हूँ, तो एक खटर पटर इस शीर्षक से मेरी एक किताब आई, जिसमें मैंने इंजीनियरिंग या तकनीकी मुद्दों पर बहुत सारे व्यंग मेरे उसमें संग्रहित हैं। समस्या का पंजीकरण एवं अन्य व्यंग। समस्या का पंजीकरण तो होता है इस देश में, अनेक योजनाएं आती है, लेकिन उन समस्याओं का हल जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलता। तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो विसंगतियां हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं कचोटती हैं, और तब व्यंग का जन्म होता है। तो ऐसे बहुत सारी, इसी तरह से फिर बहुत से सामूहिक संग्रह आए, उनमें भी अभी इस वर्ष की जो राही रैंकिंग है, जयपुर से प्रबोध गोविल जी प्रतिवर्ष वरिष्ठ लेखकों की, जो चर्चित लेखक हैं जो नियमित काम कर रहे हैं, उनको एक उनकी टीम है, रिसर्च टीम, वो छांटती है। तो उसमें मेरा नाम भी इस वर्ष 2023 में चयनित किया उन्होंने, जो चर्चित लेखक हैं इस वर्ष के, उनमें प्रथम 100 लेखक। तो उसमें ये, और मुझे मेरे साहित्यिक कार्य को स्वीकार किया गया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो जो राही रैंकिंग के जो लेखक होते हैं, विधावार उनके संकलन छपते हैं। तो जो व्यंग का लेखक है राही रैंकिंग के, उनपे ये चटपटे शरारे इस नाम से इंडियन नेट बुक्स ने ये व्यंग संग्रह छापा। तो इसका संपादन भी मैंने किया है, और इस वर्ष के व्यंग लेखकों का संपादन भी लेखों का मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से ये मुंबई से डॉक्टर प्रमोद पांडे हैं, उन्होंने बता दूं क्या, ये एक व्यंग संग्रह छापा, जिसमें बहुत सारे ये व्यंग लेखकों के करीब 15, डॉक्टर हरीश नवल, पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, शशांक दुबे जी, कनाडा से धर्मपाल महेंद्र जी, ये सब इनके व्यंग इसमें संग्रहित है। तो इसमें मेरा भी व्यंग संग्रहित है। तो इस तरह से कुछ सामूहिक संकलनों में भी मेरे व्यंग आए। इसके बाद में जब लॉकडाउन था अभी कोरोना के पीरियड में, तो अन्य सारी गतिविधियां बंद थी, हम कंप्यूटर के साथ और घर में ही कैद थे। तो उस पीरियड में हमने लॉकडाउन नाम से
एक वैश्विक व्यंग्य संग्रह मैंने संपादित किया, जिसमें बहुत सारे व्यंग्यकारों के व्यंग्य लेकर के मैंने संपादन किया और फिर ये किताब के रूप में चर्चित रहा। इसी तरह से बहुत सारे वो ललित जी हैं, राजेश जी हैं, उन्होंने श्रेष्ठ 131 व्यंग्यकार, 251 व्यंग्यकार, इस तरह की किताबें निकाली। एक MM चंद्रा जी हैं दिल्ली के, उन्होंने व्यंग्य के नवल स्वर इस नाम से किताब निकाली। तो इस तरह से मेरे बहुत से व्यंग्य संग्रहों में भी व्यंग्य संग्रहित है। और जबलपुर की स्वाति जी मेरे व्यंग्य के कार्यों पर PhD कर रही है जबलपुर विश्वविद्यालय से। तो इस तरह से व्यंग्य में मेरा कार्य चल रहा है। बहुत बढ़िया। और सच में आपने बहुत काम किया है, साहित्यिक कार्य किया है आपने, और इतना सारा आपने लिखा भी है। और आप एक कहते हैं ना कि जिस तरीके के हमारे जो अनुभव होते हैं, और हम लोग तो शायद कहीं प्रेम पीड़ा को सीधे शब्दों में लिख देते हैं, लेकिन व्यंग में एक बहुत बड़ा काम है कि उस चीज को, जो चीज शायद बुरी लग रही है या जो चीज नहीं है समाज के अनुकूल, उसको एक ऐसे स्वर में पिरोकर जो है पेश करना कि लोगों का ध्यान उस समस्या पर भी जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। नहीं, लेकिन गरिमा जी, दुख की बात यह है कि व्यंग्य का जो मूल उद्देश्य है कि अगर मैं ये इशारा करना चाह रहा हूँ कि नेताजी गलत कर रहे हैं, तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं बोलता नेता से कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रतीक के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से मैं उन पे कमेंट करता हूँ। तो उसका व्यंग्य का जो आदर्श उद्देश्य है, जो हरिशंकर परसाई जी जिस ढंग से व्यंग्य के पुरोधा और माने जाते हैं, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, त्यागी जी, तो उन लोगों ने जो काम किया है, उनके जमाने में अगर किसी पे मैं व्यंग करूं कि अरे वो इस तरह से कपड़े पहनते हैं, खादी का इस ढंग, तो वो आदमी उससे शर्मिंदा होता था और वो अपने आप में सुधार करने की कोशिश करता था। लेकिन अब के जमाने में एक ये ढीठपन आ गया है समाज में कि आदमी उसको हंसी में उड़ा देता है और उससे मजे चुट लेकर के व्यंग्यकार के अस्त्र को, ब्रह्मास्त्र को, जो व्यंग्यकार ने लिखा, उसको गलत, मतलब उसको थोथला कर देता है और अपना हंस के फिर वही गलत काम करता रहता है आदमी। दरअसल बात ये है ना कि एक नया फॉर्मूला आ गया है कि बैड पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। पहले एग्जैक्टली। लोग डरते थे कि हमारी हाँ, बुराई होगी बिल्कुल सही है। तो अब तो अगर कोई हमारे बारे में हमारी बुराई कर रहा है तो मतलब कि वो हमारे में कुछ है खास बात, वो हमारे मुंह पर हाँ, नहीं कह सकते। इसलिए लोगों ने इस उसके लिए भी रास्ते निकाल लिया कि बोले हम हमसे जलते हैं, इसलिए हमारे ऊपर जी बिल्कुल, इस तरह के स्टेटस और इस तरह की जो चीजें हैं वो जब सामने आती हैं तो सही बात है, ये ढीठपन जो है वो और बढ़ गया है। जी लेकिन हाँ। इसके साथ साथ एक और चीज है कि एक जो व्यंग की एक जो साहित्य की मर्यादा है, शायद कहीं ना कहीं अब वो भी बदल रही है। तो अब जो है हमारे साहित्य में व्यंग में भी जो है एक फूहड़ता आ रही है। तो इस पर आपके देखिए, क्या विचार है? नहीं, देखिए, व्यंग्यकारों को कहीं ना कहीं एक जो व्यंग्य का शाश्वत स्वरूप है, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि एक क्लासिकल क्रिकेट होता है, एक क्लासिक क्रिकेट होता है, एक क्लासिकल म्यूजिक होता है। मतलब कहीं ना कहीं एक जो व्यंग्य का उद्देश्य है वो केवल हास्य नहीं है, फुहड़ हास्य नहीं है, लेकिन ये आज के समय में कुछ ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे टीवी प्रोग्राम्स हैं जिसमें किसी जाति पर, स्त्री होने पर या किसी के मोटापे को लेकर के एक फूहड़ हास्य पैदा किया जाता है और लोग उसको ही व्यंग समझने लगे। जी लेकिन वो व्यंग नहीं है, वो हास्य का हिस्सा हो सकता है। व्यंग बिल्कुल। का उद्देश्य बड़ा जिसको कहना चाहिए ट्रांसपेरेंट होता है। व्यंग चाहता है कि सामने वाले को इशारों इशारों में बता दिया जाए कि भाई आपने गलत किया है, और उस इशारे को समझ करके अपनी दाढ़ी के तिनके को निकाल करके वो व्यक्ति उसमें सुधार करे। जो सबसे पुराने व्यंग्यकार के रूप में कबीर, कबीर को आप देखिए, कबीर ने कितनी सूक्ष्म व्यंग्य किए कि
मुल्ला जी जो है वो मस्जिद पे चढ़कर अजान देते हैं, क्या खुदा बहरा हो गया है? तो कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दे ही बनाए। कहाँ पर तापर मुल्ला जान दो, भाग क्या दे। बहरा हुआ खुदा है? लेकिन वो आज भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? हाँ, तो ये देखिए ये स्थितियां हैं कि, और आज के समय तो इतना विचित्र एक आदमी संकीर्ण हो गया है कि पता लगा कि ये जो हमारा हमने अभी संवाद किया, इसको कोई अपने इस पे ले सकता है कि भाई मेरे को तो इससे चोट लगी कि ये तो उन्होंने मस्जिद के ऊपर में ऐसा बोल हाँ, दिया, है ना? मेरे खुदा के बारे में कुछ गलत कह दिया है। गलत हो गया। तो हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कबीर ने भी हमेशा, जो कबीर का जो उद्देश्य था, हम सब जो भी हैं व्यंग्यकार, बहुत लिमिटेड व्यंग्यकार हैं, व्यंग की विधा में ज्यादा लोग नहीं है बहुत सक्रिय। जी, तो जो हम लोग परसाई के ध्वजवाहक हैं, हरिशंकर परसाई जी का जो ध्वज, जो झंडा था, उसको लेकर के जो हम लोग व्यंग्यकार चल रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य बहुत पावन है। हम जो विसंगति है समाज में, जो गलती है, चाहे वो किसी भी दृष्टि से हो, किसी नेता का कोई करप्शन हो, किसी शिक्षा में कोई शिक्षा में है वो ट्यूशन कर रहा है, जबकि उसका मूल उद्देश्य पैसे कमाना नहीं, शिक्षा देना है, तो उसकी उस त्रुटि को इंगित करना व्यंग्यकार का उद्देश्य होता है। और वो ये नहीं चाहता व्यंग्यकार की उसको हैरेस करे सीधा, इसलिए वो कॉलर पकड़ के थप्पड़ नहीं मारता, वो उसको इशारे में बताना चाहता है व्यंग्य के लेखन के माध्यम से, और उससे जो जिसकी जो गलत है उसको सुधार करना चाहिए, उसको पढ़ करके। ये व्यंग्य का उद्देश्य होना चाहिए। तो जो हमारे युवा व्यंग्यकार हैं, उनको इस मामले में बहुत सारा काम करना है, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि जो आज की जो नई पीढ़ी के व्यंग्यकार हैं, वो इधर लिखा उधर छप गया, दूसरे दिन लोगों ने वाहवाही कर दी, तो वो ये समझने लगते हैं कि केवल अखबार में छपना ही उद्देश्य है। लेकिन व्यंग्य का उद्देश्य केवल अखबार में छपना नहीं है। व्यंग्य का उद्देश्य विसंगतियों पर, समाज का जिसको कहना चाहिए कि ऑपरेशन करते हैं व्यंग्यकार जो है, वो समाज की जो गलतियां हैं, जो फोड़े फुंसियां हैं, जो गांठ लग गई हैं समाज में, उनको काट करके अलग करना चाहता है व्यंग्यकार। ये व्यंग्य का शाश्वत उद्देश्य है। जी, बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि आपने भी कहा है ये कि अ, अगर किसी पोस्ट पर या किसी की कविताओं पर, किसी व्यंग पर लाइक नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा जो है व्यंग नहीं है। और किसी पर बहुत सारे लाइक्स हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं। जो व्यंग का मुख्य उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। लाइक या डिसलाइक या फिर पोस्ट होने से या किसी न्यूज़पेपर में छप जाने से उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो जाता है। जी साहित्य मेरे हिसाब से तभी साहित्य है जब जो बात आप कहना चाह रहे हैं लोग उससे जुड़ पाएं, लोगों तक वो उद्देश्य, वो समझ जो है वो पहुंच पाए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मैं इस से बिल्कुल सहमत हूँ। और अब मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहूंगी कि इस पूरी साहित्यिक यात्रा में ऐसी कौन सी चुनौतियां थी जिनका सामना आपने किया या आपको लगा कि हाँ, जब भी हम लेखन करते हैं एक साहित्यकारों के लिए एक चुनौती है? देखिए गरिमा जी, चुनौतियां तो हमेशा जीवन में बनी रहती हैं लेखक के साथ में। मुझे याद है कि मैंने एक व्यंग लिखा था, कबीर से आत्म साक्षात्कार। जी, तो जो कबीर पंथ के लोग हैं, उन्होंने संपादक जी को पत्र लिख दिया कि भाई ये तो मैंने अभी चर्चा की ना, क्योंकि व्यंग्यकार हमेशा तलवार की धार पे चलता है। जी, व्यंग्यकार, कबीर से आत्म साक्षात्कार का मतलब था कि जैसे आज आप मेरा साक्षात्कार ले रही हैं, यदि हम सब अकेले में कभी कबीर से मिले, तो जो कबीर चाहते थे, बुरा जो देखन में चला बुरा मुझसे न बुरा न होए, तो अगर उस भाव को लेकर के हम अपने खुद के परिष्कार करें, तो समाज में सब, अगर हर इकाई सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा। जी, किसी को कुछ व्यंग लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये एक आदर्श स्थिति है और ऐसा होता नहीं है। तो जब मैंने ये लेख लिखा, तो मेरे विरुद्ध
संपादक जी को पत्र लिख दिया। इसी तरह से एक जबलपुर से देशबंधु अखबार छपता है, तो उसमें मैंने ये देखा कि जो आजकल देखा होगा आपने कि अभी और भी इस चुनाव में भी आगे समझ आ रहा है कि जातिवाद को बहुत बढ़ावा मिल रहा है हमारे समाज में। भगवान कृष्ण तो वैश्विक है, भगवान कृष्ण से बड़ा कौन होगा? गीता का ज्ञान तो भारत का विश्व को ज्ञान है, लेकिन यादव समाज ने भगवान कृष्ण की जयंती पे वो करा और एक कोई जुलूस निकाला, तो वो मैंने देखा, तो मैंने व्यंग लिखा भगवान कृष्ण का अपहरण। क्योंकि किसी एक भगवान कृष्ण केवल यादव समाज के नहीं है, भगवान कृष्ण वैश्विक है, ये मेरी मूल धारणा है और सच भी है, शाश्वत भी है। लेकिन फिर वो इसी तरह से वो संपादक जी का मेरे पास फोन आया कि बोले सर वो इस तरह के व्यंग आप मत लिखा करिए। मुझे फोन आया था यादव समाज कि वो ये तो हमारी भावनाओं पर खिलवाड़ हो गया। तो इस तरह की कई बार चुनौतियां आती है। इसी तरह से जब सरकारी काम करते हैं हम लोग, मैं शासकीय पद नौकरी में था और बड़े पद पर था, तो कुछ एक मैंने व्यंग लिखे जिनमें विभागीय जो समस्याएं थी उनकी ओर इशारा किया। तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया कि बोले भाई वो आप नौकरी कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, व्यंग व्यंग लिख रहे हैं? तो आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करिए, व्यंग मत लिखिए। तो इस तरह की कई बार समाज में, क्योंकि समाज जिसे बोलते हैं ना कि अगर आपके कपड़े में कहीं काला दाग है, तो जब उसकी ओर कोई इशारा करता है तो जो वो दाग दिखता है आपका, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, जब क्योंकि वो आदमी को इंगित करता है वो, तो आदमी उसको छिपाना चाहता है। तो वो जो आदमी उंगली दिखाता है उसको उंगली तोड़ देना चाहता है। तो ये इस तरह की अनेक चुनौतियां लेखकों के सामने आती हैं और आज से नहीं, हमेशा से आ रही हैं। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था राग दरबारी, वो डिप्टी कलेक्टर थे, तो वो भी एक व्यंग उपन्यास है राग दरबारी। तो उनके ऊपर भी बहुत सारी विभागीय कार्यवाहियां हुई और इस तरह की अनेक समस्याएं समय समय पर व्यंगकारों को, रचनाकारों को देखने मिलती है। ये चुनौतियां हैं, इनको झेल करके ही हम लोग लिखते हैं और इसीलिए कलम की धार पैनी होती है। बिल्कुल। तो ऐसी मुझे लगता है हर साहित्यकार अपने अपने लेवल पर, अपने स्तर पर एक अलग ही चुनौती जो है उसका सामना करता है। हर एक का जीवन गरिमा जी एक उपन्यास है। मैं कहता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो हमारे घर में काम करने वाली है, हमारे घर में जो दूध देने आता है, हमारे घर जो बच्चा सुबह अखबार बांट जाता है, आप उनके जीवन को पास से पढ़िए। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब एक जीते जागते उपन्यास है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हर एक के जीवन की अनेक चुनौतियां हैं, अनेक कठिनाइयां हैं और अनेक संघर्ष हैं। उन संघर्षों से ऊपर निकल करके, संघर्ष करके जीवन को किस ढंग से लोग मुखरित कर रहे हैं या मुखरित नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चुनौतियों का अंततोगत्वा सामना करके कहीं ना कहीं जी तो रहे हैं ना। तो ये उपन्यास में और क्या होता है, एक नायक होता है, उसके सामने अनेक चुनौतियां आती है, वो उनसे निपटता है, सुखांत होता है या दुखांत होता है। तो ये सब जीवन जो है हमारे आसपास चलते फिरते जितने चरित्र हैं, उन्हें मैं जीते जागते उपन्यास कहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये और सही कहा है आपने। हर व्यक्ति अपने आप में एक चलता-फिरता उपन्यास है और उनकी कहानी के अंदर जाएँगे तो हमें लगेगा कि शायद हम तो अपने लेवल पर कुछ चुनौतियाँ जो है वो अ, हैं ही नहीं, जिन्हें हम चुनौतियाँ मान रहे हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो विवेक जी आगे मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब तक की पूरी आपकी साहित्यिक यात्रा में ये प्रश्न थोड़ा-सा व्यक्तिगत है आपके लिए। इस पूरी साहित्यिक यात्रा में ऐसा कुछ हुआ जो आपको लगता है आपसे छूट गया, जिसके लिए आपको कहीं न कहीं मन में थोड़ा गिल्ट महसूस होता है कि ये होना चाहिए था, ये नहीं कर पाया? देखिए गरिमा जी, ये एक ऐसा विशद प्रश्न है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि मैं किसी अखबार का एडिटर होता, आजीविका के लिए भी, क्योंकि भारत में आजीविका एक अलग चीज है और अभिव्यंजना एक अलग चीज है। तो अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना के लिए मैं व्यंग्यकार हूँ, रचनाकार हूँ, कवि हूँ, लेखक हूँ, नाटककार हूँ, समीक्षक हूँ। लेकिन आजीविका के लिए मैं
इंजीनियर था। ये जो विसंगति है, जी ये मेरे मन में कहीं ना कहीं कचोटती है कि यदि मैं फुल टाइमर साहित्यकार होता जी और यदि हमारे यहाँ देश में ऐसी व्यवस्थाएं होती कि आजीविका का जो स्तर, जो मैंने जीवन स्तर हमने इंजीनियर के रूप में पाया, यदि हमारे साहित्यकारों का भी वह जीवन स्तर साहित्य के माध्यम से आ सके जैसा पाश्चात्य देशों में है। क्योंकि मैंने देखा है अमेरिका में और घूम करके और लंदन में कि वहां पर अभी कम से कम ऐसा वातावरण है कि साहित्य के माध्यम से भी, रॉयल्टी के माध्यम से भी लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं, जबकि भारत में ये स्थितियां नहीं है। अब आप इतना अच्छा यूट्यूब पे लंबा काम कर रही हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से अभी तक जो आय का स्रोत है वो कहीं ना कहीं आप भी समझ रही हैं उस चीज को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल तो ये स्थितियां हैं, लेकिन बदलेंगी स्थितियां, और इससे हमें बिल्कुल भी हताश या निराश नहीं होना चाहिए। और चरैवेति वेति हमारे संस्कृत ग्रंथों में सूत्र वाक्य दिया चलते रहिए गया। मुझे लगता है बस वही है कि अगर सभी आजीविका का सोच करके अगर लिखेंगे तो शायद ये साहित्य यहाँ तक ना जाए। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि साहित्यिक चोरी जिसे हम कह सकते हैं कि हर कोई जो है कॉपीड साहित्य जो है वो उसका चलन बहुत हो गया है। लोग नहीं, वो साहित्यकार असल बनना में चाह रहे हैं। तो गरिमा जी की जो कंप्यूटर है जी उसने साहित्यिक चोरी को बढ़ावा दिया है। जी अब देखिए, हर एक के विज्ञान के वरदान और अभिशाप, ये निबंध हर बच्चे ने लिखा है। बहुत निबंध लिखे तो हैं बहुत निबंध लिखे गए हैं। तो ये आप देखिए कि कंप्यूटर में एक बड़ी सुविधा आ गई है। अब तो शायद रचनाकारों की आवश्यकता ही नहीं बचे, क्योंकि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी के कारण जो चैट जीपीटी है चैट उसका, जीपीटी से कविताएं हाँ, लिख आप सकते हैं। विषय दीजिए, वो आपको जो कहेंगे वो कविता, निबंध, कहानी सब लिख करके प्रस्तुत कर सकता है। आज अखबार को अगर किसी विषय पर कुछ लेख चाहिए तो वो इंटरनेट पे इतनी प्रचुर मात्रा में सामग्री है कि वो लेखक से आमंत्रित करने के बजाय वहां से खुद ही कॉपी लिख पेस्ट, लेंगे वे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना। बिल्कुल तो ये जो आप रचनाओं की चोरी वाली बात कर रहे हैं, तो वो स्थितियां हैं, और कंप्यूटर के कारण वो उसमें बढ़ावा हुआ है। क्योंकि मेरा कोई आर्टिकल है, उसमें से आपको 2 पैराग्राफ अच्छे लगे, आपने उसको कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया। तो अनेक बार ऐसे प्रकरण हमने देखे, क्योंकि मैं जब कभी जैसे गूगल कर लेता हूँ अपना खुद का नाम या अपने विषय के टॉपिक, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पुराने आर्टिकल्स कहीं ना कहीं कई बार यहाँ वहाँ दिखते हैं, उनके संदर्भ मिलते हैं। लेकिन उसको क्या करा जाए, हम तो यही मान के चलते हैं कि दिया है, हमने एक दिया जलाया, उसका प्रकाश जहां जहां फैले अच्छी बात है, उस दिए से कोई आकर दूसरा दिया और जला ले तो भी हम उसमें खुश हैं, क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा कि उस दिए की रोशनी केवल हमारी है। साहित्य जो है वो एक समावेशी संस्कृति का पोषक है। व्यंग जो है, कविता जो है, वो चाहती है कि वो सौजन्य, वो भाव जितना विस्तारित हो उतना अच्छा है। बस यही एक रीजन हम कारण इसको मान सकते हैं साहित्य के स्तर के गिरने का। क्योंकि चोरी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में अब हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसीलिए शायद एक आजीविका का जो बहुत बड़ा कारण हम मान रहे हैं आजकल, तो वो भी वो समस्या इसी से कहीं ना कहीं निकल रही है। क्योंकि अब इतनी चीजें उपलब्ध हो गई हैं तो शायद लेखक और साहित्यकारों की आवश्यकता उतनी नहीं रह गई है। तो अब इसी बात पर मैं आपसे अगला जो है प्रश्न प्रश्न नहीं है, ये मैं चाहूंगी कि आप हमारे नए साहित्यकारों के लिए आप क्या टिप्स क्या देना चाहेंगे कि वो किन चीजों को फॉलो करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप 100 शब्द पढ़ें तो एक शब्द लिखने की योग्यता आप में विकसित होती है। मैंने मुझे याद है कि जब मैं स्कूल डेज में था, तो मैं मंडला, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर था। तो हर हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होती थी। जी तो उस का जो लाइब्रेरियन था वो मुझसे बड़ा परेशान था कि शाम को 5 बजे जैसे ही उसने लाइब्रेरी खोली और मैं उसको बाहर बैठा मिलता था, अंदर जाता था
और रात को जब तक वो लाइब्रेरी बंद ना करे तब तक मैं वहां से हटता नहीं था और किताबें इशू करा के ले जाता था। तो मैंने शिवानी और जितने भी उस समय के जो उपन्यासकार, कथाकार, लेखक, प्रेमचंद की बहुत सारी किताबें, ये सब मैंने खूब पढ़ा। तो और पढ़ न केवल किताब पढ़ना, बल्कि उन दिनों एक हम कॉपी में जो खास खास चीजें हमें अच्छी आती थी, पसंद आती थी, वो मैं नोट्स भी बनाया करता था। तो जब तक पढ़ेगा नहीं आदमी तो वो परिपक्वता उसमें नहीं आएगी। जो आज के लेखक हैं वो लिखना तो चाहते हैं मगर वो पढ़ना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें पढ़ करके क्या मिलेगा, दूसरे की वाहवाही करना पड़ेगी या, लेकिन उससे जो आनंद मिलता है पढ़ने से, और आप में जो एक बुद्धि आपकी जो चतुर होती है, जो पैनी होती है, तराशती है, जैसे कोई छुरी होती है ना, उसको जब इस तरह से तराशा जाता है तो वो पैनी होती जाती है। और कब किस संदर्भ को, हो सकता है मैंने कभी बचपन में जो चीजें पढ़ी हूं वो आज मैं किसी व्यंग में इस्तेमाल करूं, क्योंकि ये जो ब्रेन है, ये जो कंप्यूटर है, ये इसकी हार्ड कॉपी और इसकी जो रैम है वो अद्भुत है, ईश्वर की बनाई हुई। तो इसलिए जो नए लेखक हैं उनको मेरा यही सलाह है कि आप पढ़िए और फिर जब आप अपने अंदर पकाइए उसको, और फिर उसके बाद में आप अभिव्यक्त करिए। तो अगर आप ऐसा लिखेंगे तो वो लेख, आज क्या कारण है कि प्रेमचंद अभी भी इतना पढ़े जाते हैं, उनके रिप्रिंट 50 लेखक करते हैं। कालिदास संस्कृत के हैं, उनका इतने रिप्रिंट हो रहे हैं। रामचरितमानस घर घर में है, लेकिन आज के किसी लेखक की ऐसी कोई रचना क्यों नहीं आ रही जो शाश्वत हो, जो समय से ऊपर हो? तो उसका कारण शायद यही है कि हम जो नए लेखक हैं, मैं स्वयं को भी उसमें शामिल करता हूं, कि हमें एक हड़बड़ी है, एक लिखने की हड़बड़ी है, एक छपने की हड़बड़ी है, एक वाहवाही की हड़बड़ी है, एक हमें पुरस्कार पाने की हड़बड़ी है, सम्मान पाने की हड़बड़ी है। लेकिन स्वांतः सुखाए रघुनाथ गाथा, तुलसी रघुनाथ गाथा, जो पुराने लेखक थे उन्होंने स्वांतः सुखाए लिखा, शाश्वत लिखा, चिरजीवी लिखा, समय से ऊपर लिखा। तो इस तरह का है। तो यही है मेरा कहना कि आप पढ़िए खूब और फिर परिपक्व लिखिए। बिल्कुल, और एक बहुत अच्छी, ये आपने उनको जो राय है, बहुत अच्छा एक सुझाव है वो दिया है कि सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लिखना है कि हम लिखते हैं, जी जी ऐसा भी लिखना है जिसका एक विषय, जिसका एक उद्देश्य भी निकले, जिसका एक जी समाज के लिए संदेश निकले। और अगर हम अपने मरणोपरांत भी जीवित रहना चाहते हैं तो हमें साहित्य जो है वो उसकी रचना निरंतर करनी चाहिए। जी और क्योंकि अब ये प्रोग्राम जो है वो अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो अब हम बिल्कुल अपने अंतिम जो है प्रश्न पर, अंतिम पड़ाव पर आते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कोई भी जो आप बोलना चाहें। देखिए गरिमा जी, आपके व्यूअर्स क्या, मेरे मतलब आदरणीय श्रोता है, और निश्चित रूप से आप सबने इतना समय मुझे सुना, मैं आभारी हूँ। और यदि कहीं ना कहीं हमारी इस गरिमा जी से, इस महत्वपूर्ण बातचीत से आपके मन में कोई एक विचार पैदा हो, तो जैसे बोलते हैं ना कि एक मैं अपनी एक रचना सुना देता हूँ, उससे आपको बिल्कुल शायद बिल्कुल, स्वागत है, बात स्वागत है। ये शीर्षक है, शब्द हमारे कुछ लेकर के घर लौटे तो अच्छा हो। कवि गोष्ठी से मंथन करते घर लौटे तो अच्छा हो, शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटे तो अच्छा हो। मैंने कुछ शब्द आप हमारे साथ, जो हम इतनी देर हमने बातचीत की, वो कहीं ना कहीं अगर आप लेकर के आप जाएं तो हमें अच्छा लगेगा। कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है अब। कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है अब। छंद सुने और गाते गाते घर लौटे तो अच्छा हो।
जो कवि गोष्ठियों के हाल होते हैं, हम लोगों ने ऐसी कवि गोष्ठियां अटेंड करी हैं कि रात को 2-2 बजे तक मैं कवि गोष्ठी में बैठा रहता था, और नीरज जी को सुना मैंने, और इसको तो वहां से जब हम लोग लौटते थे तो डायरी में कुछ जो शेर होते थे वो नोट कर लेते थे, कुछ गुनगुनाते हुए लौटते थे। तो वही लिखा है मैंने कि समय शुष्क है, हृदय रिक्त है। आज का जो समय है वो समय शुष्क है, हृदय रिक्त है, सब अपनी उल्फत में गुम। हर कोई अपने अपने में गुंताड़े में लगा हुआ है। समय शुष्क है, हृदय रिक्त है, सब अपनी उल्फत में गुम। रचनाएं सुन भीगे मन से, घर लौटे तो अच्छा हो। अपनी अपनी पीड़ाओं से पीड़ित हैं पर सब हैं चुप। सभी अपनी अपनी पीड़ाओं से पीड़ित हैं, अपनी अपनी पीड़ाओं से पीड़ित हैं सब, पर सब हैं चुप। पर पीड़ा से खुद को खोकर घर लौटे तो अच्छा हो। साहित्य का जो मूल उद्देश्य है, बहुत खूबसूरत। पर पीड़ा से और आप प्रभावित हो। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा गरिमा जी, आपने बड़ा सार गर्भित सवाल किए, और उन सवालों से ये जो आपका साहित्यिक टॉक विद गरिमा, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो, इसके लिए मेरी बहुत शुभेच्छाएं हैं। बिल्कुल विवेक जी, बहुत बहुत इस चीज़ आपका जो है आभार है हमारा हम पर। और बिल्कुल मैं ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि कोई भी बदलाव है वो एकदम से नहीं आएगा, समाज एक दिन में नहीं बदलता है। हम रोज थोड़ी थोड़ी शुरुआत करेंगे, हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएंगे तो बदलाव जरूर आएगा। तो बिल्कुल। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं, चलो आज क्या दिन भर बात, मुस्कुराते क्या हैं। बात, बहुत तो बढ़िया। इसी के साथ ही मैं विवेक जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे मंच पर आए आप, और आपने अपनी साहित्यिक यात्रा की जो चर्चा है वो हमारे साथ की। मुझे इस चीज मैं बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इससे जरूर कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाएंगे। और अगर एक जो व्यक्ति है अगर उससे भी कुछ बदलाव महसूस करता है, उसके साहित्य लेखन में या हमारे समाज में आपकी एक विचारधारा से कुछ भी बदलाव आता है, तो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा। तो इसके बहुत साथ ही धन्यवाद गरिमा जी। ये देखिए, आपने एक, मैं ये यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि एक समय था जब ये रिटिन और हार्ड कॉपी में किताबें बहुतायत में छपती थी, पत्रिकाएं छपती, लेकिन अब नए संदर्भों में नए जो युवा पीढ़ी है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऑडियो पोस्टकास्ट के माध्यम से ज्यादा, लेकिन उससे उद्देश्य में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा साहित्य का। तो ये जो आपने साक्षात्कार का एक जो साप्ताहिक आयोजन आप कर रही हैं, इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं बिल्कुल आपके पिताजी और आपकी धर्मपत्नी जी को भी आमंत्रित करती हूँ। जब भी उनके पास समय हो वो बिल्कुल। बिल्कुल आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उपलब्ध हो जाऊंगी। और मैं चाहूंगी कि इतने अच्छे लोग भी, इतने अच्छे साहित्यकार हमारे मंच से जरूर जुड़े। और जरूर। इसके साथ ही अब हम विदा लेने का समय आ गया है। तो अब हम अपने व्यूअर्स से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से जुड़ेंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ और उनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। नमस्कार।